हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग आज जितने भी आप लोगों को मैं काफ़ी क्लासेस से बोल रहा हूँ, निमोनिक्स बताऊंगा। तो आज का आपका क्लास मास्टर क्लास है जिसमें आप लोग सब चीज़ें याद कर लेंगे। आप लोगों को आज याद हो जाएंगी चीज़ें सारी। निमोनिक्स समझेंगे क्या मतलब है, निमोनिक्स को देखेंगे कि क्या उसका सेंस है, और साथ में हम लोग और क्या समझेंगे कि हाउ टू रिमेंबर दैट निमोनिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है पूरे के पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो हम लोग कहीं से कॉपी कर सकते हैं, तो पहला टॉपिक लिखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या लिखेंगे पहला टॉपिक आप? फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, उसमें लिखिए ऐसे ही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51। इस पूरे जो ये चार्ट आपको दिख रहा है इसको कट कॉपी पेस्ट कर लीजिए। मैं 2 मिनट यहाँ पॉज किया हुआ हूँ आप लोगों के लिए। ये एक एक आर्टिकल जैसा लिखा है एक भी बिना वर्ड के चेंजेस के आपके कॉपी के फ्रंट पन्ने पे होना चाहिए जहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। चलिए लिखना चालू करिए, लिखना चालू करिए। पहला लिखिए टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कॉमा द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। लिखिए उसको। आज आप लोगों के लिए निमोनिक्स की क्लास के लिए मेरे को अपनी पुरानी कॉपी निकालनी पड़ी है जिसमें मैंने निमोनिक्स बना के रखे हैं आप लोगों के लिए। जस्ट अ टाइम। आप लिखते जाइए उसको, जब तक सबको कॉपी करते जाओ। मैं बोल नहीं रहा हूँ एक एक को, आप लोग लिखते जाइए सारे के सारे को। ठीक है, हो गया।
आप लोग बोलेंगे सर इतना फालतू का टाइम खराब कर रहे हैं करके। मैं रुकता नहीं, अभी ना पॉज करके लिखने बोलता तो आप लोग लिखते नहीं, अभी कुछ काम था नहीं आप लोगों के पास तो आप लोग लिखे होंगे। इसमें बस एक आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, इस वाले हमारे जो हमने बनवाया है उसमें। इसमें आप लिख लीजिए आर्टिकल के जो है, बस ये लिख लीजिए, ये सबसे नया फंडामेंटल ड्यूटी था, वो था पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। ये आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को हम लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 ऑफ ए के अंडर रखा गया है। और अगर पूछता है ये कौन से पार्ट में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। पार्ट 3 मैंने फंडामेंटल राइट बताया, पार्ट 4 मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पार्ट 4 ए आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1952 में लाइव हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम में हमारा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। वो आया कब है, तो ये आप लिखते जाइए ये सारी चीजों को। वो आया कब है, तो वो आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपको और क्या पता होना चाहिए कि ये यूएसएसआर कौन से कंट्री से लिया गया है, तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करता था, वहीं से हमारे इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया है। ऑल्सो यू हैव टू नो दैट पहले हमारे जब ये हमने 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे देश में सिर्फ ये 10 जो सामने में आपके स्क्रीन में ये 10 है ना, ये वाले 10 जो है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने पूरा बनाया, ये 10 आर्टिकल्स बस हुआ करते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर वहां पे फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारा ये जो 11th कॉन्स्टिट्यूशन है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको ऐड किया गया है। तो और आपको पता होना चाहिए आर्टिकल, जैसे हमने क्या पढ़ा फंडामेंटल राइट में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, वैसे ही हमने डीपीएसपी में पढ़ा 39 का ए बी सी डी ई, 38, 37, जैसे 39 में हमने ए बी सी डी ई पूरा पढ़ा था ना, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिकल है, कोई ए बी सी डी ई नहीं है, सिर्फ 51A एक ही आर्टिकल है, उसी के अंडर ये पूरा लिख दिया गया है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 51 ऑफ ए 51 ऑफ टी, वैसा नहीं है, बी सी डी ई नहीं है, आर्टिकल 51 है, उसके अंदर ऐसा रखा गया क्लॉज ए टू के, 51A 51B 51C 51D, कोई 53 54 आर्टिकल ऐसा नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी एक ही आर्टिकल में 11 के 11 एडेड हैं। तो चलिए आप लिख लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज are added to the constitution by 42nd constitutional amendment act. Second point, inspired by constitution of USSR. थर्ड लिखिए, originally there were only 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी लिख दीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज कॉमा, लेटर 11th ड्यूटी was added in by 86th constitutional amendment 2002। अटल बिहारी जी की सरकार में इसको ऐड किया गया था। लोकेशन क्या है, लोकेशन लिख लीजिए पार्ट 4A, स्पेसिफिकली ए लिखिएगा बड़ा सा, पार्ट 4A। टोटल कितनी ड्यूटीज हो गई, 11। एप्लीकेबल टू, नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबल टू ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फॉरेनर्स के लिए कोई ड्यूटी नहीं भाई, अरे फॉरेनर क्यों ड्यूटी मेंटेन करेगा भाई हमारे देश, ड्यूटी क्यों है, ना ये पिनल है ना ये जस्टिसिएबल है, कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्यूटी फॉलो नहीं करेंगे,
कुछ लॉज बना दिए हमने, उसको करना ही पड़ेगा अब लॉ। बट ये फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट दे रही है, आप गवर्नमेंट आपके लिए इतना कुछ कर रही है, तो आपके भी कुछ हक बनते हैं ना, कि आपको देश के प्रति समर्पित होके कुछ एक नेशनलिस्ट होना चाहिए। तो वही ड्यूटीज दिए गए हैं कि एक अच्छा नागरिक होने के तहत आपको, बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ यू टुवर्ड्स आवर कंट्री, कि आप क्या ड्यूटीज फॉलो करेंगे और हमारा देश उससे पीसफुल रहेगा और आप सब हार्मनी में रहेंगे। ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। क्या है वो, लिखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मॉरल ऑब्लिगेशंस। मॉरल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब क्या है कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर एक ये मॉरल इन द सेंस ऑफ कि मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है, जैसे आपके घर में कोई बड़ा आया तो आप पैर पड़ते हैं जाके, आप नहीं पढ़ोगे तो क्या आपको वहाँ झापड़ी झापड़ मारने, कुछ नहीं होगा, घर वाले माँ बाद बाद में मम्मी बताएगी, वो अलग बात है आपको। बट आप स्टार्टिंग में और क्या ही बताएगी, ज़्यादा ज़्यादा डांट पड़ जाएगी एक दो, बचपन में तो खा ही लेता है आदमी, तो उतना तो चलता है, उतना कोई चिल है। अब मार वार खाने से कोई फर्क पड़ता है कि आपकी डिग्निटी कम हो जाएगी घर के अंदर, तो उससे कुछ होता नहीं है। तो मॉरल ऑब्लिगेशन है बस ये, क्या है कि पैर पड़ना है, कोई आया है तो एसओपी है, तुरंत एक ट्रे में लेके पानी लेके जाना है। सेकंड एसओपी है कि चाय बनेगा, अगर नहीं पिलाओगे चाय तो क्या होगा, वो आदमी के आपके घर में चिल्लाने लगेगा, नहीं भाई चले जाएगा वो आपके घर से 15-20 मिनट आधे घंटे बाद जो बैठने आया है। बट वो मॉरल ऑब्लिगेशन है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं करने से होगा कुछ नहीं, बट एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, वही भाई पैर पड़ना है, कोई बड़ा आया है, वो आप सीखे हैं बचपने से, तो वही चीज है। ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी और हार्मनी डेवलप करता है। ये जो हम पढ़े, जब आपने देखा, टू अवॉइड, अब क्या क्या है हमारे पास, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो हमारे नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना, उससे क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती है। आपने और क्या लिखा, थर्ड आर्टिकल आप पढ़ेंगे, टू अपहोल्ड द टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो व्हाट इट शोज द यूनिटी एंड हार्मनी इन आवर कंट्री। तो ये आपका एक तरीके, हमारे पास ये ड्यूटीज को फॉलो करने से हम क्या होते हैं, ये सारी चीजें, नेशनल इंटीग्रेशन की, पैट्रियोटिक और एक सिविल सेंस आता है हमारे अंदर, हमारे अंदर एक भारतीय होने का एक घमंड आता है, हमारे अंदर एक खुशी आती है। यू शुड बी प्राउड दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको सच में प्राउड होना चाहिए, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत ही पीसफुल कंट्री में हम रह रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग अब एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, लाइन बा लाइन, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही ज़रूरत है। क्वेश्चन बहुत बन जाएगा, तो यही बनता है प्रीलिम्स में कि क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि नहीं। एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं डीपीएसपी के टाइप ही लगते हैं। अब वहाँ 4 लाइन दे देगा आपको, ठीक है, और उसमें ना 3 लाइन डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी होगा, एक डीपीएसपी होगा। आप लोग का बोलेगा फिर क्वेश्चन में कि विच ऑफ दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट, तो आपको वहां से सर्च करना है। तो मैं आपको इसीलिए आपको जो निमोनिक्स, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने किया कट कॉपी पेस्ट, इतना टफ लैंग्वेज है, मेरे को तो ये नहीं समझ पड़ता है, इस लैंग्वेज को पढ़ के अभी आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो एक आम पब्लिक इसको समझ के ड्यूटी फॉलो करेगा कैसे। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा इशू है, समझ ही नहीं आना ये इसको पढ़ के कि भाई ड्यूटी भी है, ऐसा ड्यूटी है, ठीक है, हम बोले कि हम फॉलो भी करेंगे, समझ तो आए। ये लैंग्वेज देख रहे हो आप, मतलब वर्ड समझ रहे हो, ये वाला देखो, टू डेवलप दैट स्पेसिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, क्या समझ आया आपको, क्या समझ आया इस पर्टिकुलर ड्यूटी, अब कैसे आप फॉलो करोगे। यू पीपल आर वेल रेड पीपल, 12वीं पढ़ लिया आपने, ग्रेजुएट है आप लोग, और आपको भी ये समझ नहीं आया होगा अभी। तो ये एक थोड़ा सा टायरनी है कि ड्यूटीज तो अच्छी हैं, बट समझाने के लिए कोई चाहिए, और इतना टाइम लोगों के पास ड्यूटी के लिए नहीं है कि समझ पाए वो। तो ये अब क्या ही बोले, इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज कर देते यार, पर अब तो नहीं कर सकते ना ये तो, बट इसको फॉलो करना है चौक सपाट। पहला देखते हैं हम क्या है, 51 ऑफ ए, व्हाट डज 51 ऑफ ए से, क्या लिखा है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फ्लैग, एंथम का सम्मान करना है आपको। क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फ्लैग, एंथम का सम्मान करना है आपको।
रेस्पेक्ट करना है। जब भी नेशनल एंथम खड़े होता है आपका, तो आपको क्या बोला जाता है कि आपको खड़े होना है। खड़े, जहां भी नेशनल एंथम आप सुनते हैं वहां रुक जाते हैं ना। लेट से कि आप एक वॉक करने गए हैं किसी पार्क में, मैं खुद जाता हूँ कभी कभी पार्क में वॉक करने, और वहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे पास में, तो सुबह सुबह 7 बजे के आसपास क्या होता है, नेशनल एंथम होता रहता है। तो मेरे को इतना खुशी होता है ना वो चीज़ देख के, आप यकीन नहीं मानेंगे। वो सिविल लाइन वाला इलाका है, तो कलेक्टर ऑफिसर सारे रहा करते हैं उस इलाके में। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा अच्छे लोग आते हैं वहाँ सब टहलने के लिए सुबह सुबह, तो पीपल स्टैंड, सब रुक जाते हैं यार, बूढ़ा हो 80 साल का, बच्चा हो। तो दिस इज व्हाट वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री, की हमको नेशनल एंथम कान में सुनाई दिया, हमको रेस्पेक्ट के नाते एक स्टैंड पोजीशन में खड़े हो जाना है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, रेस्पेक्ट टू आवर नेशनल एंथम एंड पब्लिक फंक्शंस। ठीक है, पब्लिक फंक्शन होता है कहीं भी तो भी आप ये करते हैं, क्योंकि पब्लिक फंक्शन ही तो हो रहा है ना, भले ही आप नहीं है उसमें एडेड, आपके कान में सुनाई दिया नेशनल एंथम, आपके अंदर वो पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये पहला ड्यूटी बोलता है। ठीक है, नेशनल फ्लैग जहां भी दिखता है आपको सलाम करना है उसको, नेशनल फ्लैग गंदा नहीं होना चाहिए। देयर इज नेशनल फ्लैग कोड बिल भी है एक हमारे यहाँ, एक एक्ट है कि नेशनल फ्लैग कितने डायमेंशन का होना चाहिए, कौन सा कलर यूज होना चाहिए, कितने स्पोक्स होने चाहिए। अगर नेशनल फ्लैग आपका फट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको अच्छे से रख के क्या करना है, सब चीजें अलग से मेंशन्ड है, यू हैव टू फॉलो इट, अगर वो पिनलाइज है वरना। ठीक है, तो ये हमारा पहला ड्यूटी हो जाता है। सेकेंड ड्यूटी क्या बोलता है, सेकेंड बी जो है आपका, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिया। मतलब हमारे जो हमारे आजादी के लिए जिन्होंने लड़ा, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, उन लीडर्स के आइडियल्स को फॉलो करना है। आइडियोलॉजी, सुभाष चंद्र बोस जी की आइडियोलॉजी काफी लोग फॉलो करते हैं, हम जैसे हैं नेहरूवियन फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं, हम गांधीयन फिलोसफी फॉलो करते हैं। हम हमारे ये सब फिलोसफी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देख रहे हैं कितनी गांधीयन फिलोसफीज है हमारे देश में। तो हमको वही बोला गया है कि जो हमको आज़ादी दिलाए हैं उन नेशनल लीडर्स की फिलोसफी को हमको फॉलो करना है। थर्ड इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करके रखना है। कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी में आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। आपको जब भी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना है तो आपको हमेशा सोचना है कि हमारे देश की यूनिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको देश इतना कुछ दे रहा है, आपको देश के खिलाफ कुछ नहीं करना है, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में साथ नहीं देना है। दिस इज द थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी। द फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब अगर जरूरत आन पड़ी, हमारा देश वॉर पे है और आपको सिविल डिफेंस या मिलिट्री सर्विसेज के लिए बुलाया जाए, तो यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू गो देयर। अगर जरूरत पड़ी तो देश की सुरक्षा के लिए जान भी दे देंगे। ये फीलिंग होनी चाहिए आपके लिए। आप सोच के देखिए यार, अभी आप और मैं कर रहे हैं क्लास में, पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, रात में आप सो रहे होंगे, एसी में बैठ के सो रहे हैं नाइट लैंप में, आप सोच रहे हैं ये आज़ादी, ये आपको सुरक्षा कहाँ से मिली है। लोग बॉर्डर में हमारे खड़े हैं बंदूक लेके सियाचिन में ठंड में, राजस्थान में, गुजरात में खड़े हैं हमारे बॉर्डर्स में लोग गर्मी में 42-43 डिग्री के। तो ये इतनी आसानी से ये सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं आती है। अगर हमारे देश पे वॉर होता है, हमारे देश पे ये सिचुएशन आती है कि हमारे फोर्सेस कम पड़ रहे हैं, तो यू हैव टू गो देयर एंड दिस शुड बी देयर। आपके अंदर होना चाहिए, ये ड्यूटी है हमारी। ये ऐसा नहीं है कि वो नौकरी कर रहे हैं यार, नौकरी क्या, 40-45 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वहाँ पे जो हमारे जवान हैं, वो नौकरी तो बाहर भी कर सकते हैं। जवान की नौकरी करना, बीएसएफ और फोर्सेस की, ट्रस्ट मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो बहुत दिल से कर सकता है ना आदमी, वही कर सकता है इन जॉब्स को। आम आदमी के बस की बात नहीं है फोर्सेस को ज्वाइन करना, आम आदमी के बस की बात है डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर बनना। मैं बता रहा हूँ ये आसान है। वहां पे उस जगह पे जब आप खड़े होंगे ना AK-47 बंदूक लेके, और जब गोलियां आजू और बाजू से निकल रही होंगी, आपको समझ आएगा कि जो, मतलब वो उनको पता है, जब वो आरआर पे होते हैं ना, मतलब राष्ट्रीय राइफल्स पे होते हैं, कश्मीर पे वो पोस्टेड होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में उनको पता है कि इन 2 महीने में हो सकता है मैं घर वापस ना आऊं, क्योंकि वहां अनसर्टेन है, पूंछ सेक्टर, रावतपुरा सेक्टर में कब वहां गोलीबारी हो जाए, कब क्या हो जाए। और दीज पीपल आर सो फियर्सफुल, मतलब
आप सोच नहीं सकते हैं इनको। आप शेरशाह, जैसे आपने शेरशाह मूवी तो देखी होगी, याद है दिल मांगे मोर, मतलब उनका क्या कहना है, दिल मांगे मोर, मतलब। और वो उनका एक सीन याद आता है मेरे को, जस्ट थिंक कि लोग अपने टिफिन में खाना भर के जा रहे थे कारगिल युद्ध में, और वो अपने टिफिन में बंदूक की गोलियां भर रहे थे। द रीजन बीइंग कि खाना भरूंगा तो जगह वेस्ट होगा यार, खाना तो आगे खा लेंगे, एक भी गोली नहीं कम पड़नी चाहिए। इस लेवल का डेडिकेशन होता है देश के लिए उनको। पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा नहीं मिल रहा इतना कि वो उतना करें, बट द रीजन बीइंग कि वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं, समर्पित हैं, देश की आज़ादी, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को टूटते नहीं देखना चाहते हैं। तो आपको भी ऐसा होना है अगर ज़रूरत पड़ी तो। द नेक्स्ट इज आर्टिकल ई जो है इसका, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। मतलब जो हमारे हर रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हैं हम भाई भाई। ये कम्युनल हार्मनी जो है, कोई हेट स्पीच नहीं देना है किसी को किसी के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी पे भी, किसी को कि आप इस कम्युनिटी से हैं इस कम्युनिटी से, ऐसा हार्मनी हमको एक मेंटेन करके कॉमन ब्रदरहुड का रखना है अपने देश में। नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। मतलब जो इंडिया का डाइवर्स कल्चर है, जैसे आर्ट्स हो गए, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, उसको अप्रिशिएट करना है और प्रोटेक्ट करना है। आप इंडिया में जब बैठे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये तो सब मनाते हैं, बट छोटे छोटे कितने सारे हैं। हमारे यहाँ बिहू हो रहा है, कलारी पट्टू हो रहा है, आपके यहाँ मतलब आप गुजरात जा रहे हैं तो वहाँ आप देख रहे हैं कुछ अलग टाइप के फेस्टिवल हो रहे हैं, आपके डांडिया हो रही है, ये सारी चीजें। आप कश्मीर जा रहे हैं तो नवरोज मनाया जा रहा है, आप रसबलिया बनाया जा रहा है, असम जा रहे हैं सतरिया मनाया जा रहा है, डांस हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपका क्या है, दिखाती हैं आपके ये जो हमारे देश का रिच हेरिटेज है, उसको हमको, जो कंपोजिट कल्चर है उसको हमको क्या करना है, बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ट्राइबल्स के पास जाएंगे आप तो ट्राइबल्स अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, हम जो फेस्टिवल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। अब जी क्या है आपका, टू प्रोटेक्ट एंड improve द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। इसका मतलब क्या है यार, बहुत टफ लैंग्वेज में इन लोग बनाए हैं, पता है, कभी कभी पढ़ता हूँ ना, मेरे को भी लगता है कि थोड़ा तो इजी कर सकते थे। इसका मतलब ये है, जो नेचर का प्रोटेक्शन है, जैसे पॉल्यूशन अवॉइड करना है हमको, ट्रीज प्लांट करने हैं हमको, एनिमल को हर्ट नहीं करता, यही बोल रहा है ना। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, हाँ ठीक है, कि पॉल्यूशन जैसे हो गया, पॉल्यूशन नहीं करना है हम लोगों को, ये हमारी एक ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि अपने घर में मस्त गए गार्डन वार्डन में, देख रहे हैं कचरा वाला नहीं आया है, साइड में खाली जमीन पड़ी है, कचरा पलटे, आग लगाए, धुआं धुआं। तो धुआं धुआं नहीं करना है, उससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये बोल रहा है ये कि आपको थोड़ा समझ होना चाहिए। वो धुआं धुआं आपका कचरा तो हटा देगा, मगर कितना पॉल्यूशन हो जाएगा हमारे देश के लिए। ठीक है, अच्छा काम करना है, जैसे ट्री प्लांट करना है, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा। आपको हर साल जन्मदिन में एक ट्री लगाना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं भी कभी कभी लगा देता हूँ, तो आप भी लगाया करिए एक एक ट्री ऐसे ही। ठीक है, एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप कभी देखते हैं कि लोग, मतलब जो बेचारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको लात मार दे रहे हैं, कभी कुछ, यार वो चीज़ें ठीक नहीं है। वो हैं, उनको एक कंडीशन होना, कंपैशन होना चाहिए आपको लिविंग क्रिएचर के लिए। दे आर अ लिविंग क्रिएचर। वो बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो, उनके पास वो, मतलब उनको दर्द नहीं होता या उनको फील नहीं होता। तो यू शुड हैव अ कंपैशन फॉर अ लिविंग क्रिएचर। ठीक है, इसके लिए कुछ आप देख सकते हैं क्या आया था, स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश में चल रहा है कि ये सब चीज़ें ना हो। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही है, करिए कुछ। पेटा आके बैठ जाएगा आपके सर के ऊपर फिर। देखते हैं ना आप लोग, पेटा बहुत अच्छी चीज़ है, जहां भी कोई जानवर के साथ कुछ करता है। कौन सा पहुंच गया भाई, एच में है ना। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब क्या है, सुपरस्टिशन से हट के साइंटिफिक सोच रखना है हमको, लॉजिक और रीजंस का यूज करना है। मतलब जो हमारे, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कोई कुछ बोल दिया उसको मान नहीं लेना है, झाड़ फूक से विश्वास थोड़ा हटाइए और बढ़िए आप साइंटिफिक सोच की ओर। एलोपैथी में जाइए, दवाइयाँ लीजिए, कोई बीमारी है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका सबसे इजी एग्जांपल, जब आप रूरल इलाके में होते हैं ना, लोगों को स्टार्टिंग में कैंसर हो गया,
लेट्स टेक एन एग्जांपल, उनको पता चला कुछ प्रॉब्लम हुई, वो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां पे बायोप्सी हुई, डायग्नोस हो गया कि दे आर हैविंग अ स्टेज 1 कैंसर या स्टेज 2 कैंसर। और आपको पता है स्टेज 1-2 कैंसर आर इजिली ट्रीटेबल फ्रॉम कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, कैडमियम रेडिएशन थेरेपी। अब वहां पे क्या होता है, दे विल टेक द थेरेपी 15 to 10 days, थकावट लगेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, दे विल गेट बैक टू देयर विलेज। और वहां पे एक प्रचलन होगा, हर एक विलेज के आसपास होता है कि यार वो वहां पे जाएंगे, आप झाड़ कर देगा, फूक कर देगा वो, और आपका वो बीमारी कोई भी, कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है वो टूटी हुई हड्डी भी जोड़ सकता है भैया। तो आप वहां चले जाएंगे। अब देखिए यार, कैंसर ऐसी बीमारी है ना, आप साइंटिफिकली सोचे तो वो हर दिन डेंजरस तरीके से बढ़ती है, 100x बढ़ जाती है आज से कल के दिन में, आप कहीं इसको ट्रीट ना कर रहे हो। अगर पकड़ा गया है, आपको पता चल गया है, तो आप एलोपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए उस चीज के लिए। आप इंक्वायरी तो करिए कि क्या कैसे ठीक होगा भाई झाड़ फूक करने से वो चीज, कोई मेडिसिन के बिना। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि साइंटिफिक सोच रखिए, लॉजिकल रीजन कीजिए किसी भी चीज के पहले, और आपको काम करना है सो दैट हमारे देश में अच्छी चीजें हों। देन द नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। मतलब क्या है कि हमारे बसेस, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से नहीं रखते हैं हमारे देश में। हमारे देश में यार इतना अच्छा अच्छा लोग, सरकार पब्लिक प्रॉपर्टी डेवलप करती है, लोग अपने कार को पोंछ पोंछ के रखेंगे, अपनी गाड़ी पे एक खरोच आ जाए तो दिल दुख जाता है, अपने घर के अंदर एक बेंच टूट जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वही पब्लिक की प्रॉपर्टी, बसेस, बेंचेस, स्कूल होते हैं, उसमें जाके लोग दौड़ते साइड में जाएंगे और खा रहे होंगे पान मसाला और उसको थूक देंगे। कभी पब्लिक वॉशरूम्स जाके देखिए, आपके घर के वॉशरूम्स ऐसे होते हैं क्या? वहां सफाई रोज होती है, बट पीपल डोंट मेंटेन इट, मतलब उनको करना ही नहीं, सरकार का है यार, देखे सरकार। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करना है, कहीं भी हिंसा से दूर रहना है, ये आपका ये आर्टिकल बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। मतलब अपने काम में एक्सीलेंस लाना है, जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं आप, प्रोफेशनल प्रोफेशन है आपका, नेशन का बिल्ड प्रोफेशन आपका जो भी हो, उस पर्टिकुलर चीज़ में आपको हमेशा स्ट्राइव करना है, अच्छा करना है, बहुत बड़ा नाम करना है, आगे बढ़ना है, जिससे हमारे नेशन का नाम बढ़ेगा, नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। देख रहे हैं आप, मतलब कितना टफ लैंग्वेज है इसका, इसको समझने पे आपको समझ भी नहीं आया होगा क्या बोल रहा है। टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस, किसके एक्सीलेंस? टू स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, भाई लिख देता क्लियरली कि एक्सीलेंस टुवर्ड्स द स्टडी, स्पोर्ट्स, प्रोफेशन, नेशनल नेशन बिल्डिंग के लिए, ठीक है। ये क्या ही बोले, ठीक है। इसके बाद आखिरी आपका है आर्टिकल 86, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 2002 से जो आपका आर्टिकल जोड़ा गया था, उस आर्टिकल का था कि पेरेंट्स और गार्जियंस को क्या करना है, पेरेंट्स और गार्जियंस को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है एजुकेशन के लिए बच्चों के 6 to 14th ईयर के लिए, ठीक है। तो क्या है, टू क्या लिखा है, पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड एज 6 to 14, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ आ गया होगा, मेरा ऐसा मानना है आप लोगों को अभी तक का। ठीक है, चलिए इसके बारे में ना अभी लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं निमोनिक्स। आज की क्लास में अब क्या था हम लोग का सेकंड टॉपिक, हमने बोला था कि आपको निमोनिक्स में बताने की कोशिश करूंगा। अच्छी लग रही है तो याद करिएगा, नहीं लग रहा है तो मत देखिएगा भाई। निमोनिक्स उनके लिए है जिनके लिए ज़रूरी है। अब मैं अपना बुक निकालता हूँ, नोट्स का कॉपी। चलिए, तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। निमोनिक्स बनाने का एक तरीका होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे है। तो हम लोग 11 न्यूमेरिकल लेटर्स को यूज करेंगे। क्या करेंगे? 11 न्यूमेरिकल लेटर्स को, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ लिखिए, 1 इज सन। क्या लिखेंगे पहला? 1 इज सन। 2 इज शू। 3 इज ट्री। 4 इज बोर। 5 इज hive. 6 is stick. 7 is heaven. 8 is gate. 9 is line. 10 is
hen, 11 is, नहीं 11 का नहीं लिखेंगे, 11 तो ऐसे ही याद रखना है अलग से। मेन 10 है तो 10 को ही लिख लेते हैं, 10 तक का ही रहता है जनरली। तो ये एक राइमिंग स्टोरी लग रहा है आपको। 1 इज शूट, 1 इज सन, 2 इज शू, 3 इज ट्री, 4 इज बोर, 5 इज हाइट, 6 इज स्टेक, 7 इज हेवन, 8 इज गेट, 9 इज लाइन, 10 इज hen। तो ये मैंने बना लिए। अब मैं आपको एक एक को समझा रहा हूँ, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो 1 इज सन है, उसके नीचे आप पहले लिख लीजिए क्या, जो आपका डबल अब मेहनत कर लेना है आपको, ये जो पहला आर्टिकल है वो लिखिए उसके नीचे, ठीक है। आप लोग 1 इज सन लिखिए और उसके नीचे लिखिए ये पहला आर्टिकल जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू, पहले स्टोरी समझ लीजिए आपको करना क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1 इज सन लिखना आप लोग इस क्लास के बाद भी कर सकते हो, वरना वैसे बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। 1 इज सन के नीचे आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे जो स्टोरी, जो आपका आर्टिकल है वो, ठीक है। फिर वैसे 2 इशू रहेगा उसके नीचे वो आर्टिकल, और 1 इज सन के नीचे लिखेंगे आप जो आर्टिकल है वो, जो पहला आपका ए है, उसके नीचे आप ब्रैकेट में जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। निमोनिक्स में अपने लैंग्वेज में बनाया हूँ, एक स्टोरी बनाया हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है किसी बुक में, तो आप लोग वो स्टोरी को अपने डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखेंगे कि आपको समझ आए वो। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करिए, मैं जब भी बोलूंगा 1 इज सन तो आप पहला आर्टिकल पढ़ लेंगे उसके साथ में और स्टोरी को उससे कनेक्ट करेंगे। इमेजिन करिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। काफ़ी गर्मी का दिन है, आप एक स्टूडेंट हैं और आप खड़े हैं, स्कूल गए हैं, आप पूरा हाफ पैंट पहने हुए, शर्ट पहने हुए, टाई लगा हुआ है, 7 बजे का टाइम, चिड़चिड़ाती धूप, जून का टाइम, अप्रैल का टाइम है। आप खड़े हैं वहाँ, कहाँ, प्रेयर हो रहा है आपके स्कूल में सुबह सुबह। आपके हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है और इमेजिन करिए पूरा उस बुक के ऊपर ही वो धूप जो है एकत्रित होकर पड़ रहा है, और आप वहाँ उसमें होल होने वाला है, तो इसलिए आप अपने हाथ से उस धूप को रोक रहे हैं, किसमें पढ़ने से, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में पढ़ने से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 इज सन। सन से याद आएगा आपको, सन धूप, कॉन्स्टिट्यूशन आपके हाथ में था, आप उसको रोक रहे हैं। अब समझिए क्या बोल रहा है पहला आर्टिकल, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू टू respects its ideals and institution, the national flag and the national anthem। तो आप जब प्रेयर में रहते हैं तो सामने नेशनल फ्लैग होता है, आप उसको सल्यूट करते हैं, नेशनल एंथम चलता होता है उस पर्टिकुलर टाइम में, प्रेयर से याद आएगा आपको क्या, नेशनल फ्लैग सामने रहता है, नेशनल एंथम आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, प्रेयर में बोलते ही बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जलने वाला था तो आपने हाथ रोक लिया उसको। ये हो गया आपका पहला आपका क्लियर, ठीक है। इसके बाद 2 इज शू। अब इसमें क्या बोला है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो यहाँ पे आप निकलते हैं बाहर, और आप जैसे ही जब स्कूल से छुट्टी होकर निकल रहे होते हैं तो आप देखते हैं वहां पे एक चौक है, उस चौक में हमारे कोई एक नेशनल लीडर का फोटो बना है और कोई एक आदमी उसको जूता मारने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, जूता मारने की कोशिश कर रहा है, और आप फिर वहां जाते हैं और उसी जूते को पकड़ के उसको मारना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड से शू से क्या याद आएगा आपको, टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भाई वो कैसे मारेगा जूता, आप मारेंगे उसको जूता, उसी जूते को पकड़ के। तो ये 2 इस शू से आपको याद आ जाना चाहिए, शू से कि हमारे जूता मार रहा था किसी नेशनल पर्सनैलिटी को जो हमारे नेशनल स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट थे, और इसलिए आपने शू मारा उसको। नाउ द नेक्स्ट इज 3 इज ट्री। जस्ट इमेजिन एक ट्री है और वो फुग्गे की ट्री बनी हुई है। क्या किसकी बनी हुई है, फुग्गा की, जैसे हवा भरते हैं ना अपन, हवा भरा हुआ फुग्गा, वैसा एक फुग्गा है और उसकी वो ट्री बनी हुई है। उसमें आप जाते हैं और सुई से छेदा कर देते हैं, सुई क्या, SUI, सुई लिख लीजिए उसमें, SUI। अब ये SUI क्या आपको बताएगा, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या बता रहा है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब तीसरा आर्टिकल पढ़िए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो आपको थर्ड से क्या याद करना है, 3 इज ट्री। ट्री से याद करना है आपको फुग्गा वाला ट्री, ट्री को फोड़ा हमने सुई से हमने समझा सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये आपका हो गया तीसरा आर्टिकल याद। नाउ द नेक्स्ट इज 4 इज बोर। चौथा आर्टिकल ये बोलता है हमको कि कभी भी हमको जरूरत आन पड़ी तो हमको देश के लिए क्या करना है, जान देने के लिए रेडी रहना है। तो इमेजिन करिए आप सो रहे हैं, सुबह 3:30 बज रहा है, सुबह का टाइम है, यू आर स्लीपिंग इन योर बेड, और अचानक से कॉल आता है आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कि भैया चलिए आज आ गया है टाइम जिसमें आपको जाना है, कहाँ, देश को बचाने। तो आप उठते हैं आंख को रगड़ते हुए, बैठते हैं, तुरंत नहा वहा के, तुरंत कपड़ा पहन के बैठ जाते हैं आप किसमें, गाड़ी के पीछे। और कहाँ पे जाते हैं आप, बोर वॉर्स हुआ था, क्या हुआ था, बोर वॉर्स इज अ वॉर जो 1900 में हुआ था। तो उसी से आपको याद रखना है, बोर मतलब आप जा रहे हैं सुबह सुबह, भोर भी याद रख लीजिए आप, भोर याद रखना है तो भोर को बोलते हैं हम सुबह,
तो उस पर्टिकुलर टाइम में सुबह सुबह 4 बजे आप जा रहे हैं कहाँ, लड़ने के लिए, गाड़ी में पीछे बैठ के, ठीक है। तो यू आर रशिंग टू पाउडर ऑन अ बोर्ड, ठीक है, एंड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एज यू अप्रोच योर डेस्टिनेशन, तेजी से बढ़ रहा है गाड़ी वो, और आप पहुंचने के लिए आप उत्सुक हैं कि आज तो जाएंगे और देंगे दन दिन दन सामने वाले कंट्री को, टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज आर्टिकल जो फिफ्थ वाला है आपका, 5 इज हाइव, आपने क्या लिखा है, 5 इज हाइव। पांचवा आप पढ़िए क्या है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग religion, linguistic, regional, sectional diversity, to renounce practice derogatory to the dignity of women। बाप रे, इसमें क्या है, अब ये सारी चीजें कैसे याद आएगी, तो आपको पता है एक सिंपल सा चीज, हाइव का मतलब होता है बीज का छत्ता। छत्ते में कभी हाथ घुसा के देख लीजिए आप, छत्ते में हाथ घुसाए आप, और जहां उनकी हारमोनी को आपने डिसहार्म किया, तो फिर कुछ होता नहीं है, फिर सिर्फ तमाशे होते हैं। तो यहाँ आपको यही है कि उन सब लोग बेचारे ब्रदरहुड में काम कर रहे हैं, अपना एक कॉलोनी बना रखा है उन्होंने, और वो अपना सब चीजें अच्छे से कर रहे हैं, तो वहां आपको हाथ नहीं डालना है। तो हाइव से आपको ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। 5 इज हाइव से टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट अमॉन्ग कॉमन ब्रदरहुड, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल हो, सेक्शनल डाइवर्सिटी हो या वुमेन हो, सब जितने भी हमारे देश में है, सब में एक आपको डाइवर्सिटी मतलब एक हार्मनी बना के रखनी है। द नेक्स्ट इज 6 इज स्टिक। जस्ट 6 वाला क्या बोल रहा है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो आप याद ऐसे इमेजिन करिए कि स्टिक से आप याद करिए कि आपने ताजमहल को स्टिक से बनाया है। कई जगह देखे ना आर्ट मिलता है, मतलब जो माचिस की तिल्ली होती है ना, उस माचिस की तिल्ली को यूज करके आपने ताजमहल बनाया है, और आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि भाई माचिस की तिल्ली का बना राजमहल कहीं गिर जाएगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा। तो आपको वो इसीलिए क्या करना है, बचा के रखना है, ठीक है। तो स्टिक से आपको याद आएगा हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर। इसके बाद सेवेंथ है, 7 इज हेवन, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो इमेजिन करिए यू हैव डिसाइडेड, यू हैव, आप जो हैं, आप मर गए हैं, मतलब ऐसा मत सोचिए, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कि आप मर गए हैं, और आप कहाँ खड़े हैं, स्वर्ग के रास्ते में खड़े हैं, लाइन में, स्वर्ग के लाइन में खड़े हैं, और आपको वहां क्या समझ आता है, जो लोगों ने अपने जीवन में बहुत खराब काम किया है उनको, एक गेट है ऐसे, गेट, गेट में लाइन लगा है, लाइन से लोग घुस रहे हैं किसमें, स्वर्ग में। अब स्वर्ग में जब खड़े हैं तो आप देख रहे हैं काफी लोग को वहां जो खड़े हैं ना, यमराज के छोटे भाई, वो उनको बोल दे रहे हैं कि भैया जाओ उधर जाओ, आपका रास्ता नरक की ओर है। तो आपको ये समझ आना चाहिए, जो लोगों ने खराब काम किया जीवन में, उन लोगों को कहाँ भेजा जा रहा है, नरक की ओर, और हेवन में कौन जा रहा है, जो लोगों ने अच्छा काम किया है। और इसी में हमने क्या पढ़ा, टू क्या बोला था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग, अगर आप फॉरेस्ट को कुछ खराब करेंगे तो आप नरक जाएंगे, आप लेक्स को खराब करेंगे नरक जाएंगे, रिवर्स को गंदा करेंगे नरक जाएंगे, वाइल्ड लाइफ को खराब करेंगे मारेंगे तो नरक जाएंगे। आपको इसीलिए कंपैशन से जीवन जीना है, आपको हेवन जाना है। तो 7 इज हेवन से आपको ये समझ आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज 8 इज गेट। तो गेट, एट्थ वाला क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो आप ऐसा इमेजिन करिए आपके दिमाग के अंदर एक गेट है, क्या है आपके दिमाग के अंदर एक गेट है, आपने अपने सारे फेथ, अपने सारे थॉट उस पर भरे, उसको चाबी लगाया ताला, और खा गए आप चाबी को। तो इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग में अब कुछ नहीं है, तो आप कैसे सोच पाएंगे। तो वो ताला का चाबी को खाना नहीं था, ताला के चाबी को रखे रहना था। क्यों, क्यों, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। वो ताले का चाबी हाथ में होता तो फिर ताले को खोलते, दिमाग को निकालते, ये वाला अभी कंटेंट चाहिए मेरे को, कि अभी मेरे को इसके बारे में सोचना है। आप ताले के चाबी को खा गए हैं तो दिक्कत हो जानी है, तो ताले के चाबी को नहीं खाना है, इसीलिए 8 इज गेट से आपको याद रहना चाहिए, दिमाग के अंदर एक गेट है, गेट के अंदर मैंने सब डाल दिया, और ताले की चाबी लॉक कर दी। बट वो ताले की चाबी हमेशा आपके पास हाथ में होनी चाहिए, कुछ भी याद करना है वापस तो उसको आप खा नहीं सकते हैं, ठीक है, खा जाएंगे तो फिर दिक्कत है। 9 इज लाइन, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। अब 9 इज लाइन, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी और एब्जोर वायलेंस कैसे याद करेंगे, कि आप ये समझिए कि आप लाइन में खड़े हैं, और वहां पे वही हेवन की लाइन में खड़े हैं, और आप उस लाइन में जब खड़े हैं तो वहां पे जो भी गलत काम किया है उसको पनिशमेंट मिल रहा था, ठीक है। तो यही है आपका, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस। जो भी वहां पे लाइन में लड़ाई कर रहा था, झगड़ा कर, नहीं ऐसे उसको याद मत करिए, आप ये याद कर लीजिए कि आप एक लाइन में खड़े हैं, किसी भी पब्लिक लाइन में खड़े हुए हैं, और वहां पे जो भी वायलेंस कर रहा है या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है,
उस लाइन में उसको क्या किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 इज लाइन, 10 इज हैन। तो इसमें क्या बोला गया है, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव activity so that the nation constantly rises to higher level to of endeavor and achievement। तो 10 इज हैन से आप ऐसा याद करिए, आप एक पोल्ट्री फार्म में हैं, आप एक पोल्ट्री फार्म में खड़े हैं और वहां से बेस्ट क्वालिटी के जो हैन है वही प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो वही क्या बोल रहे हैं, टू स्टार्ट बेस्ट क्वालिटी मतलब टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो आप हैन से याद आएगा आपको पोएट्री फार्म, पोएट्री फार्म से आएगा कि मैंने बोला था सिर्फ बेस्ट क्वालिटी के हैन, मतलब एक्सीलेंस की बात हो रही है वहाँ, ठीक है। 11th आप डायरेक्टली याद कर लेंगे, एडिट था 2002 में 86th अमेंडमेंट से एजुकेशन के बारे में। तो मैंने कोशिश की है, हंसना नहीं है, ये स्टोरी मैंने बनाई है, बहुत मेहनत करके मैंने अपने लिए बनाई थी। और मैंने कभी आज तक, ट्रस्ट में, कभी आज तक इतने पेपर दिए हैं, माइट भी यूपीएससी हो कोई भी हो, कभी मेरा फंडामेंटल ड्यूटी का क्वेश्चन इससे गलत नहीं हुआ। ये कि फंडामेंटल ड्यूटी ऐसे याद ही नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सीधा। बहुत ही ब्रिलियंट होंगे आप याद कर जाएंगे उसको वर्ड बाय वर्ड। तो ऐसे आपको ना कि याद हो जाएगा ना, आप इसको 10 बार पढ़ लेंगे ना, 1 इज सन 2 इज शू, और याद करते रहेंगे आपने जो लिखा है अपने लैंग्वेज में। और ट्रस्ट में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे आना भाई मैं बताता हूँ तेरे को, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, आई एम द प्रो इन दैट, ऐसा बोलेंगे आप फिर, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्केड्यूल को भी पढ़ेंगे, अभी आप टेंशन मतलब काफ़ी चीज़ें आज क्लास में आपको बतानी है मेरे को। चलिए अब आप देखेंगे क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने क्या बोला था आपको, सोशलिस्ट लिबरल, सोशलिस्ट लिबरल, और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा सब चीज़ें, क्या बताऊंगा, सोशलिस्ट लिबरल, और इनके बारे में आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, सोशलिस्ट कौन कौन से प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबरल कौन कौन से प्रिंसिपल है, और गांधीयन कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग सोशलिस्ट को देखते हैं। तो पहले आप लोग आप एक लिखिए सोशलिस्ट के लिए, पहले आप लिखिए मेरे साथ, लिखते चलिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ये एक निमोनिक्स है, इसको याद कर लेंगे तो सोशलिस्ट याद हो जाएगा। लॉयर आर फाइटिंग a case to deliver justice for poor workers for free because the factory owner is making them overwork in dark humid condition with very low wages no uniform no union formation is allowed and that's why their health is really bad. They can neither
टेक द चिल्ड्रन टू स्कूल nor their pregnant wife to the हॉस्पिटल। तो ये हो गया आपका सारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इसी में आ जाएगा। टफ है बहुत याद करना, जो अलग से कहीं याद करेंगे। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये कोई नहीं बताएगा छत्तीसगढ़ में, तो कोई भी नहीं बताएगा, इतना मेहनत करेगा कौन आपके लिए। तो इतना मेहनत करके मैं बनाया हूँ उनको आपके लिए। अब जितने रेड वर्ड्स हैं ना, वो एक एक आपके आर्टिकल को बताते हैं, हमारे क्या बताते हैं, एक एक आर्टिकल को। पहले स्टोरी समझते हैं। लॉयर्स आर फाइटिंग अ केस टू डिलीवर जस्टिस फॉर पुअर पीपल। मतलब लॉयर लड़ रहे हैं लोगों के केसेस को, किन केसेस को, कि जो पुअर वर्कर्स हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए। और कैसे लड़ रहे हैं वो, फ्री में, फॉर फ्री। और वो फ्री में क्यों लड़ रहे हैं? बिकॉज द फैक्ट्री ओनर इज मेकिंग देम ओवर वर्क इन डार्क ह्यूमिड कंडीशन। जो फैक्ट्री का ओनर है वो बेचारे वर्कर को, एक तो अंधेरे वाले जगह में लाइटिंग अच्छे से नहीं किया है, उससे कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं, इंजरीज हो सकता है। अब बहुत गर्मी का कंडीशन, ना हवा है ना कुछ है, वैसे कंडीशन में उनको इन ह्यूमन कंडीशन में काम करा रहा है, विथ वेरी लो वेजेस। बहुत कम पैसा दे रहा है उन लोगों को। वो लो वेजेस मतलब वो पैसा जो है, मिनिमल पैसा, जो मिनिमम वेज है उससे भी कम दे रहा है। और ऊपर से वो बहुत गंदे कंडीशन में काम करा रहा है। कोई यूनियन बनाने का पावर नहीं है उनके पास, नो यूनियन फॉर्मेशन इज अलाउड। कोई वो यूनियन नहीं बना सकते अपने बातों को रखने के लिए। एंड दैट्स व्हाई देयर हेल्थ इज रियली बैड। अब भाई इतने गर्म है कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, उनको अच्छा कंडीशन नहीं दिया जा रहा, हवा नहीं पास हो रहा वहां से, उस कंडीशन में काम करने से, और ओवर वर्क कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे, खाना अच्छा नहीं खा पा रहे, तो क्या हो रहा है, वो हेल्थ उनका डिटोरिएट कर रहा है। और उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकें या अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल ले जा सकें। तो ये स्टोरी आपको 4-5 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, जैसा मैंने बताया है। अब आप समझेंगे क्या, अब आप समझेंगे इसके साथ में क्या क्या आर्टिकल आ सकते हैं। तो चलिए, कहाँ गया, अब हम लोग सोशलिस्ट में देखते हैं क्या है। टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू सिटीजन। क्या है? टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू सिटीजन, ठीक है। दूसरा हो गया आपका सोशलिस्ट में, प्रिवेंट कंसंट्रेशन एंड एंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। तीसरा हो गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फिर पांचवा हो गया एंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ of worker, provide opportunities and facilities to provide to prevent exploitation of youth and children, make effort to secure right to work, assistance in unemployment, sick and old age। ठीक है, ये हो गया आपका। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड, टेक्निकल ग्लिच है, काम नहीं कर, एक सेकेंड में। चलिए, इसमें क्या क्या हो गया आपका। सबसे पहला, प्रिवेंट एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू सिटीजन। तो ये कहाँ से याद आएगा आपको, ओवर वर्क करा रहे हैं उन लोगों को, मैंने बताया था ओवर वर्क करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनकी लाइवलीहुड ऑफ सिटीजन को एडिक्वेट मींस नहीं दिया जा रहा है। लो वेजेस की बात की थी हमने, तो उससे आपको याद आएगा लो वेजेस और यूनियन फॉर्मेशन से क्या एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड नहीं था। सेकंड क्या है, प्रिवेंट कंसंट्रेशन एंड एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे मैंने क्या बात किया था, लो वेजेस। तो इससे हमको ये इसमें याद आएगा कि लो वेजेस की बात हुई थी, और लो वेजेस का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन एंड एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा, ये 39 की बात हो रही है, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे यूनियन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो कोई अलाउड ही नहीं है, तो क्या कोई बात कर पाएगा वहां पे? अगर यूनियन फॉर्मेशन होगा तब आप बात कर पाएंगे, इक्वल पे की बात कर पाएंगे, अच्छे जगह की बात कर पाएंगे, तो वो भी आपको नहीं यहाँ मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट होगा इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लीजर वर्क। अब ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग कैसे और लीजर वर्क कैसे आप पा पाएंगे, अगर यूनियन फॉर्मेशन होगा
और आप बात कर पाएंगे तो आप उसमें अच्छा हेल्थ बना पाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे, प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल भेज पाएंगे। तो यही होता है अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई अच्छे स्कूल बच्चे को भेज लिए, वाइफ को कहीं दिक्कत है कोई, तो आप प्रेग्नेंट है तो उसको आप अच्छे हॉस्पिटल दिखा लिए। अगर ये सब चीजें आप कर पा रहे हैं तो अब आप क्या है, एक अच्छा सोशलिस्ट सोसाइटी है। तो ये इससे मैं कोई ये बताना था आपको कि ये याद आएगा आपको, कि ये वाला आर्टिकल याद आएगा, ठीक है। फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्कूल बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं, तो स्कूल से याद आएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से याद आएगा आपको ये चीजें, ठीक है। तो ये हो गया आपको असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड ओल्ड एज। तो ये आप लॉयर फ्री में फाइट कर रहे थे इनके लिए केस, तो इससे याद आएगा कि असिस्टेंस याद आएगा आपको, कि उन्होंने फ्री में असिस्टेंस दिया। तो वही यहाँ बोल रहा है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस दे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, सिकनेस के लिए, ओल्ड एज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखते हैं लिबरल से क्या क्या है। तो लिबरल से आपको बस एक ही चीज याद रखना है, जे पी सी ई एम ई एन टी, जेपी सीमेंट। अब ये इसमें जे क्या स्टैंड करता है अलग से लिख लीजिए, लिखिए ना इसको नोट्स में। जे क्या स्टैंड करता है इसमें, जे जुडिशियरी को बताता है। पी क्या बताता है, पीस। सी क्या बताता है आपका, सिविल। डी क्या बताता है आप, सॉरी ई क्या बताता है आपका, एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका ई के बाद क्या हो गया, एम। एम आपका मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइजेशन। ई बताता है फिर से आपका एनवायरमेंट, और आपका आखिरी क्या है, एन टी, वो नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इससे आपको जो भी प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल है वो क्लियर हो जाएंगे। लेट अस सी लिबरल क्या क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। तो यहाँ से आपका एजुकेशन हो गया, यहाँ से याद आ जाएगा आपको। सेकंड है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, तो जे से याद आ जाएगा जुडिशियरी, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव से कहीं पूछेगा आर्टिकल कि ये कौन से वाला आर्टिकल, ये आर्टिकल किस फिलोसफी से है, तो जुडिशियरी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल एग्जीक्यूटिव और सेपरेशन का बात होगा तो वो आपका लिबरल होगा। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड हिस्ट्री, तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस से याद आ जाएगा, नेशनल इंपॉर्टेंट कोई चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट और क्या करना है, हमको बचाना है हिस्टोरिकल प्लेस। सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट से याद आएगा आपको सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बाद आपका और क्या है, सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ से आपको कैसे याद आएगा वो, सिविल। सिविल से आपको याद आ जाएगा, नहीं नहीं सिविल से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। ये मॉडर्नाइजेशन, मतलब मॉडर्नाइजेशन से आपको ये याद आ जाएगा, नहीं रुक जाओ यार, ये आपका ना, इसको मैं बता रहा हूँ बाद में। ये सिविल से आपको क्या याद आएगा, सिक्योर, ये आएगा आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, इससे याद आ जाएगा आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली। तो ये मॉडर्नाइजेशन से आपको याद आ जाएगा कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है और एनिमल हस्बेंड्री को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अब ये प्रोटेक्ट आपका ये जो है सेफ, सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो पीस मेंटेन करने के लिए पार्टिसिपेशन जरूरी है किनका, आपके वर्कर का। तो ये आपका जो पांचों जो जितने भी आर्टिकल है वो जेपी सीमेंट से याद आ जाएंगे आपको, जिसमें जुडिशियरी, पीस, सिविल, एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, एनवायरमेंट और नेशनल इंपॉर्टेंस आपको लिख के रखना है। उससे आपको ये सारे आर्टिकल मैंने अभी बता दिए हैं, वो सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड हैं आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में अपने हिसाब से, ठीक है। कैसे आया ये क्लियर है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट गांधीयन प्रिंसिपल के लिए आप लिख लीजिए, गांधीयन प्रिंसिपल के लिए हम लोग देखते हैं, एक स्टोरी लिखेंगे फिर से, गांधीयन करके लिखिए। इसमें लिखिए, इमेजिन अ विलेज वेयर पीपल लिव इन कॉटेज, they have formed a Amul cooperative society where they pool cow's milk. There is no discrimination with Dalits, and alcohol is completely prohibited.
इसमें आप कुछ वर्ड्स को आप लोग डब्बे में डालेंगे। पहला वर्ड हो गया आपका विलेज, दूसरा वर्ड हो गया आपका कॉटेज, तीसरा वर्ड हो गया अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर दे, फिर चौथा वर्ड हो गया आपका काऊ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, पांचवा हो गया डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद दलित्स एंड अल्कोहल, ये आपका दो वर्ड हो गया। इन सबको आप क्या इसमें क्या इमेजिन करना है, आप इमेजिन करिए एक विलेज में आप रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, किसमें, कॉटेजेस में रहते हैं। कॉटेज मतलब हट टाइप का बना होता है उसमें। वहां पे उन लोगों ने सबने मिलके एक अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, और उन लोग वहाँ क्या करते हैं, काऊ रखे हैं, काऊ का मिल्क को निकालते हैं और काऊ के मिल्क को वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते हैं। वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है उस पूरे गांव में, बहुत अच्छा गांव है, कोई दलित, और वहाँ पे दलितों के साथ कोई एट्रोसिटीज नहीं होती, और अल्कोहल वहाँ मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है ये पूरा स्टोरी को। ठीक है, दो चार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, इजी सा बनाया मैंने। अब इससे आपको क्या क्या याद आएगा, तो गांधीयन प्रिंसिपल में सबसे पहले देखेंगे, स्टैब्लिश पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, विलेज, तो विलेज में क्या बनाना है, पंचायत बनाना है। ठीक है, तो विलेज से याद आएगा आपको पंचायत, स्टैब्लिश पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो कहाँ बनाना है, विलेज में बनाना है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, तो मैंने क्या बोला, अल्कोहल इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, तो यहां से आपको याद आएगा, अगर ये आर्टिकल पूछता है तो वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये जो दलित हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन को आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चौथा, जस्ट चौथा क्या हो गया आपका, और सेकंड क्या हो गया भाई, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो मैंने शुरू में क्या बोला, इमेजिन अ विलेज वेयर पीपल लिव इन कॉटेज, तो कॉटेज से आपको आएगा कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज करनी है। ठीक है, इसके बाद प्रिवेंशन स्लॉटर ऑफ काउ काव्स एंड मिल्च एनिमल, तो ये आपने मैंने क्या लिखा, वेयर दे पूल काउज मिल्क, तो काउज मिल्क से आपको क्या याद आ जाएगा कि काऊ का मिल्क को, काऊ जो है मिल्च एनिमल है जो दूध देती है एनिमल, काऊ से मिल्क निकालने की बात की मैंने, तो मिल्च एनिमल को नहीं मारना है, स्लॉटर नहीं करना है। ये सारी चीजें आपका क्या हो गई, ये हो गई। एक और है इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है आपका, वो हो गया डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो भी आपका एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आपका एक आर्टिकल है इसमें, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, वो भी आपका आता है किसके अंडर, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले के अंदर। तो आप लोग इसको आराम से अब बैठेंगे, ठीक है, तीनों के तीनों को एक साथ देखेंगे, क्या करेंगे, तीनों के तीनों को एक साथ देखेंगे। मैंने आप लोग को जो क्लास बनाई थी ना, जिसमें मैंने लिखाया था अलग से गांधीयन कौन से प्रिंसिपल हैं, अलग से आपके लिबरल कौन से प्रिंसिपल हैं, उनको आप देखेंगे। मैंने ये निमोनिक्स बनाए हैं उनको देखेंगे, अपने हिसाब से कौन कौन से आर्टिकल हैं ऐसे लिखते जाएंगे, विलेज से विलेज लिख लेंगे, इससे क्या आर्टिकल है, कॉटेज से रिलेटेड क्या आर्टिकल है, क्या आर्टिकल है, तो उससे आपको उसी नोट्स में क्लियर रहेगा, और आप जब उसको वापस पढ़ेंगे तो आपको इजिली याद आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और निमोनिक पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू आर्टिकल 39, एक सेकेंड। हम्म, चलिए आर्टिकल 39 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 39 में आपका 6 आर्टिकल है A to G, जिसमें F आर्टिकल हटा हुआ है, तो इसमें याद रखिएगा LDC गोज टू सोसाइटी PHC। ठीक है, ये क्या होता है, एलडीसी क्या होते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं। कभी भी आप कोई पब्लिक ऑफिस में जाएंगे, पीएचई में जाएंगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, पब्लिक है, इसमें क्या मिलेंगे आपको, पब्लिक डिवीजन, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पीएचसी क्या होता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर। और आप जब भी एक पीएचसी में जाते हैं, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है, वहां जब भी आप एंटर करते हैं तो आपको सबसे स्टार्टिंग में बैठा हुआ कौन दिखता है, लोअर डिवीजन क्लर्क बैठा होता है बाहर में। तो ये इतना ही याद करना है, एल डी सी गोज टू सोसाइटीज पीएचसी। अब ये एलडीसी से आपको याद क्या रखना है, एल से आपको लाइवलीहुड याद करना है, डी से आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है, सी से कंसंट्रेशन याद रखना है, पी से आपको क्या याद रखना है, और पे, एच से हेल्थ, सी से चिल्ड्रन। तो अब जाइए
और आर्टिकल 39 में छो आर्टिकल को देखो, पहला आर्टिकल लाइवलीहुड के बारे में बात कर रहा है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के, तीसरा कंसंट्रेशन के, चौथा पे से रिलेटेड है, इक्वल पे, पांचवा हेल्थ से रिलेटेड है, आखिरी चिल्ड्रन से रिलेटेड है। याद हो गया। अब 5 बार उसको पढ़ो, 5 बार एलडीसी गोज टू पीएचसी पढ़ो, एल क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एच क्या है, सी क्या है, ये देखो और ऐसे ही याद कर लो। ये लाइन से हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आई हैव टोल्ड यू गाइस, सब याद करा दूंगा, तो याद करा रहा हूं मैं, ठीक है। इधर दैट वे या इधर दिस वे, याद होना चाहिए। मैंने शुरू में ही आपको बोला है, पर्पस है पेपर निकालना, सेकंड कोई पर्पस है नहीं हमारा। अब पेपर कैसे निकलेगा, वो तरीके यही हैं, ऐसे निकले, रट के निकले, पढ़ के निकले, निकालना है पेपर बस, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी को याद करने के लिए आपको कुछ आर्टिकल्स में कुछ बता देता हूं। तो यहां लिख लीजिए, प्लीज डोंट ईट, ये पी को बड़ा लिखना, डी को बड़ा लिखना, ई को बड़ा लिखना, अनरैप्ड टॉफीज। मतलब क्या भैया, टॉफीज जो है उसको छिलके के सहित ना खाइए, टॉफी को छिलका निकाल के खाइए। अब यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, धीरे धीरे याद हो जाएगा, अभी आज की क्लास में सब लिख लो बस, प्रोटेक्शन। D डिस्क्रिमिनेशन, E से याद आएगा एम्प्लॉयमेंट, U से याद आएगा अनटच, T से याद आएगा टाइटल्स। हो गया, हो गया सारा आर्टिकल लाइन से। P क्या हो गया, प्रोटेक्शन, क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलते हैं ना। 15वां क्या बोलता है, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। डी से डिस्क्रिमिनेशन, ई से एम्प्लॉयमेंट, 16 क्या, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका ई से एम्प्लॉयमेंट 16वां। ये क्या हो गया आपका 14, 15, 16, 17 और 18। यू से अनटच, अनटच से अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। डी मैंने टी से टाइटल बोला, टाइटल इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। डन, डन, ठीक है। अब इसका एक देख लीजिए आप, राइट टू फ्रीडम ऑफ, जहाँ कंफ्यूजन होता है उनका वैसे मैंने बनाए तो सबके लिए हैं, बट जो मेरे को लग रहा है अब मैं हर एक का बताऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, जितना मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को वो बता देता हूँ मैं। तो यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बहुत लोगों को याद नहीं होता, तो यहाँ लिख लीजिए पीएमटी। पीएमटी मतलब पी बड़ा टी, एम बड़ा, टी बड़ा, एक एक वर्ड का यूज है, ठीक है। देने से पहले, ये पूरा ऐसी है, पहले यू नीड टू से, आई बड़ा, एल बड़ा, लव, एजुकेशन का ई बड़ा। तो क्या बोला मैंने, पीएमटी देने से पहले यू हैव टू से आई लव एजुकेशन, ठीक है, आई लव एजुकेशन। अब इसमें पी क्या स्टैंड करता है, तो पी आपका स्टैंड करता है प्रैक्टिस, एम स्टैंड करता है मैनेजमेंट, टी स्टैंड करता है टैक्स, आई स्टैंड करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन ऐसे याद रही, इंस्ट्रक्शन। ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, ठीक है। और क्या बचा यार, वो तो गया ना, देखते हैं चलिए। पी से प्रैक्टिस हो गया, तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट, ये याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस, ये क्या आपका, ये क्या पी से क्या हो गया आपका, मतलब 25 वाला आर्टिकल याद आ जाएगा। एम से मैनेजमेंट, तो 26 आर्टिकल क्या बोलता है, टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो यहाँ से 26 आर्टिकल आपको याद आएगा। नेक्स्ट 27 क्या है आपको, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजन, तो ये आपका 27 आपको टी से याद आएगा, टैक्स, ठीक है। 28 क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये आपका आई से याद आएगा आपको क्या, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप इन एजुकेशनल, आई से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ई से एजुकेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएमटी देने से पहले, एल छोटा ही रहेगा, लव में एल बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। लव यू, आई लव एजुकेशन, आई और ई का यूज था यहाँ। तो ये आपका 27 और ये 28 आपका आर्टिकल दोनों बताता है, ठीक है। ये दोनों दोनों मिलकर 28, आई और ई। तो ये आपको क्लियर हो गया, पीएमटी देने से पहले आई लव एजुकेशन, ठीक है।
अब आप लोग स्केड्यूल याद करने का, ये आपका हो गया स्केड्यूल। तो ये हमारे देश में 12 स्केड्यूल है। कई बार क्वेश्चन है पूछ देता है कि फोर्थ स्केड्यूल कौन सा है, फिफ्थ स्केड्यूल कौन सा है, सिक्स्थ स्केड्यूल कौन सा है, 11th स्केड्यूल कौन सा है। तो एक क्लियर सा लिख लीजिए, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। टी ई ए आर, ये एक है टीयर, टी टी ई ए आर एस, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब आंसू पुराने प्रधानमंत्री का। अब यहाँ टी क्या स्टैंड करता है, तो टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, ई स्टैंड्स फॉर एम्यूलमेंट, ए स्टैंड्स फॉर ओथ, आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट स्केड्यूल ट्राइब, सिक्स्थ क्या हो गया आपका ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ए एम, एफ स्टैंड्स फॉर फेडरल, एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, फिर एक एल लगेगा यहाँ, लैंड, डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्शन, पी स्टैंड्स फॉर पंचायती राज, और 12 स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में क्या हुआ, सबसे पहले टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, पहला स्केड्यूल बोलता है कंटेन द कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको लिख लीजिएगा पूरे स्केड्यूल को, 12 के 12 स्केड्यूल आपके कॉपी में होने चाहिए, इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं था। तो ये टॉपिक इसी के साथ आपका खत्म हो जाएगा। टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, कंटेन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, तो इसका मतलब टेरिटरी के बारे में बात हो रही है, यूनियन एंड टेरिटरी। तो अगर कोई बोलेगा तो स्केड्यूल 1 क्या होगा, टेरिटरी से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड एमोल्यूमेंट, क्या बोल रहा है, सैलरी, एमोल्यूमेंट का मतलब जो पैसा देते हैं हम, तो सैलरी अलाउंसेस डिटेल ऑफ वेरियस ऑफिस बियरर ऑफ इंडियन सिस्टम, ये हो गया आपका सेकंड स्केड्यूल। इसके बाद ए से आपको याद रखना है ओथ, ओ ए टी एच, ओथ, ए ऐसे याद आ रहा है ना ओथ। तो ये क्या होता है, थर्ड स्केड्यूल बोलता है मेंशन ऑफ ओथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफिस ऑफ मिनिस्टर एंड दिस, तो ये हो गया आपका थर्ड आर्टिकल। फोर्थ है आर टीयर्स में, तो आर आपसे, आर से याद करना है आपको राज्यसभा, तो एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा यहाँ से याद आ जाएगा। एस है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइब, तो ये एस टी आ गया, एस से एस टी, तो ये फिफ्थ आपका स्केड्यूल याद आ जाएगा। सिक्स्थ आपका क्या है, ऑफ, तो ओ है आपका फिर, ठीक है। तो ओ से आपको याद रखना है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल इन असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ए एम एम टी, ओ से ए एम एम टी याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके ऑफ के ओ में जो है ए एम एम टी याद रखिएगा, ओ से क्या याद रखेंगे आप, अदर ट्राइब्स। एस में हमने क्या देखा, स्केड्यूल ट्राइब देखा, फिर ओ आ जाता है, तो ओ से कैसे याद करें, फिर से ट्राइब के बारे में, तो यहाँ रखेंगे आप क्या याद रखने के लिए, अदर ट्राइब, अदर एसटीज, एसटी के बाद अदर एसटी, और अदर एसटी में क्या आता है, एएमएमटी, जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बात करता है, स्केड्यूल ट्राइब के। फिर ओ के बाद क्या है आपका नेक्स्ट एफ, तो एफ से फेडरल याद रखेंगे, और फेडरल क्या बोल रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, यूनियन लिस्ट एंड ये, तो ये क्या बात कर रहा है आपका फेडरल, स्केड्यूल 7 की, यही स्केड्यूल 7 बोलते हैं ना, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है ये, ठीक है, क्या बात कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर। देन द नेक्स्ट इज क्या, फिर आ जाता है आपका एल, तो फिर ओ फिर ओ एल जो दो है ना आपका, ओल्ड पीएम, तो ओल्ड पीएम में याद रखना है आपको कि ओ और एल जो है दोनों एल एल ही है,
बस ओल्ड हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा ओल्ड पीएम में 2 L होगा और ये O का यूज नहीं है, तो ये L क्या होगा, L फॉर लैंग्वेज, L फॉर लैंड। अब देखिए आप क्या है, 8th और 9th, 8 है मेंशन ऑफ 22 लैंग्वेज ऑफ स्टेट, तो ये L फॉर लैंग्वेज। ऐसे ही याद रखिएगा ये ओल्ड पीएम का जो है ना, ओ एल टाइप का बनता है ना, ओ एल ऐसे, तो ओ जो है आपका एल ही है एक हिसाब से, ठीक है। ओ एल एल डी है, ऐसे लिख लीजिए, वरना ओ डबल एल डी ओल्ड, और ये ओ कोई काम का नहीं है, ओ डबल एल डी लिख लीजिए आप। इसमें एक हो गया आपका लैंग्वेज से रिलेटेड, दूसरा हो गया लैंड। तो 9th शेड्यूल लैंड से रिलेटेड है, मेंशन द मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, तो ये 2 हो गए आपके आर्टिकल। देन ये आपका डी आएगा फिर डेफिकेशन, सॉरी डिफेक्शन, डिफेक्शन, तो डिफेक्शन क्या है, प्रोविजन फॉर डिफेक्शन, तो ये अमेंडमेंट 52 है जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आपका यहाँ से आ जाएगा आपको याद, ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, ये 8th हो गया, ये 9th, ये 10th शेड्यूल। अब 11th में क्या है, आखिरी पीएम, तो पी से याद करना पंचायती राज, वो इसकी 11th शेड्यूल में है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था पंचायती राज। और ये 12th आपका है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये मैंने आज आप लोगों को बहुत सारे बता दिए हैं, क्या, निमोनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, जो लोगों को अच्छा लगा हो मेरे को बताएंगे कि ये निमोनिक्स कैसे लगे आप लोगों को। अगर ये निमोनिक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते, और मैंने यहाँ नहीं बना पाऊंगा, बहुत मेहनत से बनाए थे मैंने, जैसा बताया है वैसा समझ लीजिए, इसमें कुछ समझाने का था नहीं, जो मैंने बनाया है वही इसका उत्तर है। अब यहाँ आप बोलोगे सर ओल्ड पीएम में 2 L क्यों आ गए, तो भाई ये इजी तरीका है, 2 L याद कर लो, उतना ही एक याद करना है, और सब तो वहाँ है ना, टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट, ए से ओथ, आर से राज्यसभा, एस से एसटी, ओ से अदर एसटी, एक ठो है बस ओल्ड पीएम में, डबल L याद रख लो, काम खत्म। 12 शेड्यूल, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है जनरली ऐसा, तो आ गया आपका किसी भी मतलब टॉपिक में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको बनेगा ही बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाउ वर द क्लासेस, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग दिस निमोनिक्स, नहीं समझ आया तो मेरे को अलग से फोन करके पूछ लेना भाई, बता दूंगा, ठीक है, कैसे और याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। निमोनिक्स को हर दिन 1 हफ्ते तक रोज पढ़ेंगे तभी याद होगा, हर दिन 1 हफ्ते 10 मिनट निकालना है, हर दिन रोज एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।